हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 9, जो कि 27 जुलाई को आप सबको मिलेगी। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर कृषि। ठीक है, भूगोल का चैप्टर है ये। चलिए जल्दी से वर्कशीट शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वर्कशीट में कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए, कृषि जो है, भारत एक ऐसा इम्पॉर्टेंट देश है कृषि के लिए, क्योंकि कृषि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर की जाती है। आप देखेंगे तो ज़्यादातर गांव में जो किसान हैं वो अभी भी कृषि ही करते हैं, उसी पर निर्भर हैं। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो कृषि का कार्य करते हैं भारत में, और भारत को इसीलिए कृषि प्रधान देश भी बोला जाता है। इसकी आधी से अधिक जनसंख्या आज भी कृषि के कार्यों में ही लगी पड़ी हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया का मतलब है 3 क्षेत्र हैं, यानी कि एक प्राथमिक क्रिया हो गई, ठीक है, या मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। एक ये द्वितीयक क्रिया हो गई, ये आप अपने इको के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, और ये हो गई तृतीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया में क्या होता है, इसमें कृषि यानी कि जो प्रकृति से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, जो भी इसमें इस प्रकृति से जुड़े हुए कार्यों में जो लोग काम कर रहे हैं उसको आप प्राथमिक क्रिया की श्रेणी में डालेंगे। जैसे कि कृषि खनिज से संबंधित या वनों से संबंधित, ठीक है, समुद्र से संबंधित, डेयरी से संबंधित, ये सब प्राथमिक उद्योग में प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और द्वितीयक क्रिया या द्वितीयक क्षेत्र का आप क्या कहेंगे, जैसे कि कोई विनिर्माण करना, कोई काम बनाना। जैसे कि मान लीजिए आपने कृषि से कपास उगाया, उस कपास से आपने शर्ट बनाई एक फैक्ट्री में, ठीक है, तो बनाना, विनिर्माण करना, तो वो द्वितीयक क्रिया में आता है। और तृतीयक क्रिया में आता है उस सामान को मार्केट तक पहुंचाना, ठीक है, सेवा क्षेत्र कहते हैं इसको। इसमें बैंकिंग, इसमें किसी भी तरह की सेवा देना। जैसे कि मान लीजिए उस सामान को, इस कपड़े को आगे ड्राइवर एक मार्केट तक पहुंचा रहा है, तो ड्राइवर क्या हो गया, वो अपनी सेवा दे रहा है, ठीक है। तो दुकानदार अपनी सेवा दे रहा है, ठीक है, एक टीचर अपनी सेवा दे रहा है, पढ़ा रहा है आपको, एक डॉक्टर अपनी सेवा दे रहा है, तो ये क्या होगा, ये तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। एक बैंक कर्मचारी, बैंकिंग या IT जो भी क्षेत्र हैं जो अपनी सेवा दे रहे हैं, वो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो ये क्रियाएं होती हैं जो कि आप इको में पढ़ेंगे डेफिनेटली। सो यहाँ पर आप देखिए, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त ये विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कपड़े का उद्योग आपको लगाना है, तो उसके लिए कच्चा माल क्या हो गया, कपास कच्चा माल हो गया, ठीक है। आपको मान लीजिए इस्पात का कारखाना लगाना है, तो उसके लिए आप देखेंगे तो लौह अयस्क या बहुत से ऐसे मेटल्स होते हैं जो निकाले जाते हैं, वो प्राथमिक क्रिया में ही आते हैं। तो ये कच्चा माल उद्योगों को प्रोवाइड कराता है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले का भी निर्यात किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ कृषि यानी कृषि के प्रकार बताए हैं। पहला है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन जीविका कृषि, तीसरा है वाणिज्यिक कृषि, और चौथा है रोपण कृषि। आइए चलिए इसको एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में आपको समझाती हूँ। ये क्या होता है, ये भूमि का बहुत छोटा टुकड़ा होता है और घर के सदस्यों के द्वारा ही छोटे मोटे औजारों से इस पर खेती की जाती है, ठीक है। इसमें परिवार के लोग ही होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई बाहर का कारीगर या कोई ऐसा मजदूर या किसान नहीं होता है। घर के लोगों द्वारा ही अपने निर्वाह के लिए, ठीक है, निर्वाह वर्ड याद कीजिएगा, निर्वाह, अपने निर्वाह गुजारे के लिए जो कृषि की जाती है उसको प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ कर्तन दहन प्रणाली वर्ड का यूज़ हुआ है, स्लैश एंड बर्न। इसका मतलब है कि मान लीजिए जैसे ये भूमि का टुकड़ा है, यहाँ पर आपने खेती की, इस पे फिर फसल की कटाई की, उसके बाद जो घास बच गई जो भी है उसमें आपने उसको एक तरीके से आग लगा के उसमें राख बना दिया और उसको छोड़ दिया 1-2 साल। फिर दूसरे लैंड पे गए आप, और उसके बाद फिर आप वहाँ पर जाके खेती करने लगे, ठीक है। उससे पहले क्या होगा, जब आप यहाँ खेती करेंगे तो ये वाली जो भूमि है उसकी पैदावार जो है, उपजाऊपन जो है वो वापस आ जाएगा। अब उसके बाद आप दोबारा इस पर खेती कर सकते हैं। तो ये एक कंटिन्यूटी जो है वो चलती रहती है, जिसको आप स्लैश एंड बर्न कृषि कहते हैं। फिर आप देखेंगे गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं। गहन जीविका कृषि वहाँ की जाती है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, और उस दबाव को कम करने के लिए वहाँ पर श्रम गहन यानी गहन जीविका कृषि
चलाई जाती है यानी कि की जाती है। यहाँ पर अधिक मात्रा में रासायनिक यानी केमिकल्स और सिंचाई का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। अब उनका पेट भरने के लिए कृषि जो है वो काफ़ी बड़े लेवल पर की जाएगी, तो इसको बोलते हैं गहन जीविका कृषि। उसके बाद अगला है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक मतलब होता है व्यापार से जुड़े हुए, ठीक है ना। मान लीजिए आपने पंजाब में चावल उगाए, ठीक है, हरियाणा में चावल उगाए, वहाँ पर चावल की खपत उतनी नहीं है जितनी कि उड़ीसा में है। तो क्या हुआ कि आपने हरियाणा और पंजाब के किसानों ने चावल तो उगाया, अपने राज्य का रख लिया, उसके बाद जो बचा उसके बाद उन्होंने भारत सरकार को या दूसरे राज्य को दे दिया। तो क्या होगा कि वो दूसरे राज्य में चला गया, उससे क्या मिला, उनको पैसा मिला, मुनाफा मिला, ठीक है। उड़ीसा में चावल की जो खेती होती है उसमें मुनाफा नहीं कमा सकते, क्योंकि वो उनके लिए वाणिज्यिक कृषि नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चावल जो है वो ज़्यादा प्रयोग होता है, और इसलिए वहाँ पर वो चावल जो है वहाँ पर एक जीविका फसल है, ठीक है। वहाँ पर वो एक जीविका फसल है, ना कि वाणिज्यिक फसल। वाणिज्यिक फसल वो हो गई जो कि आप व्यापार के उससे कर रहे, आपके पास बच गया और उसने फिर आपने उसको व्यापार में बेचा, मुनाफा कमाया। अब आती है रोपण कृषि। रोपण कृषि का मकसद ही होता है बाजार के लिए कृषि करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, इस बहुत से बड़े क्षेत्र में आपने गन्ने की खेती की, ठीक है, तो सिर्फ गन्ने के ही खेत आपको लगाने हैं। तो यहाँ पर आप रोपण कृषि में देख सकते हैं, उस गन्नों को क्या करेंगे आप अपने घर में बैठ के आप सारा साल गन्ना तो खाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, उसको बाजार में बेचेंगे, क्योंकि आपका मुद्दा ही वही है, आपने उसको पैदा ही इसलिए किया है कि आप उसको बाजार में बेच के मुनाफा कमाएं, ठीक है। तो रोपण कृषि के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये रोपण कृषि के उदाहरण हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगती है, क्योंकि बहुत लंबे चौड़े खेत होते हैं और श्रमिक भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इस वजह से इसे रोपण कृषि कहते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि आप किसान होते तो आप किस प्रकार के कृषि के कार्य करने में संलग्न होना पसंद करते और क्यों? इसका आंसर होगा, हम वाणिज्यिक कृषि करना चाहेंगे, क्योंकि इस प्रकार की कृषि आमतौर पर विकसित देशों की सरकारों द्वारा समर्थित होती है। ये राष्ट्रीय उत्पादन और निर्यात दोनों को बढ़ाने की अनुमति देता है। साथ ही साथ ये देश के सकल घरेलू उत्पाद में भी योगदान देता है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, गहन जीविका कृषि के महत्व पर एक नोट लिखिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से लेके इसका आंसर यहाँ तक है, ठीक है, हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आप गहन जीविका कृषि के बारे में बताएंगे। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वाणिज्यिक कृषि एवं गहन जीविका कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर होता है, जब कृषि बड़े भूभाग पर होती है और सघन आबादी के लिए की जाती है, उसे गहन जीविका कृषि कहते हैं, ठीक है। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, जिसमें पैदावार जो है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उसे बेचना ही है, ठीक है। ये मुख्यतः कहाँ होती है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में होती है। और किस तरह की फसलें होती हैं? जैसे चावल है, ठीक है, पंजाब और हरियाणा में ये एक वाणिज्यिक फसल कहलाएगी चावल, जबकि उड़ीसा में चावल एक वाणिज्यिक फसल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस दोनों के बीच में। तो बच्चों, यहाँ पर ही हमारी जो वर्कशीट नंबर 9 है ये कंप्लीट होती है। सो आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपकी वर्कशीट अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।